हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। आज के वीडियो में हम मल्टीपल एलील्स और ग्रुप इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेंडल के सिद्धांत के अनुसार एक जीन में दो एलील्स पाए जाते हैं। ये एलील्स जो होते हैं, एक ही कोई भी लक्षण होता है उसके कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ये एलील्स होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक ही लोकस पर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार एक ही लोकस पर दो से अधिक एलील्स का पाया जाना जो है वो मल्टीपल एलील कहलाता है। यदि एक ही लोकस पर दो से अधिक एलील्स हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक ही लोकस पर दो एलील्स पाए जाते हैं, लेकिन जब कभी भी एक लोकस पर दो से अधिक एलील्स पाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। अलग अलग एलील्स अलग अलग क्रियाशीलता युक्त उत्पादों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार 3, 4 या अधिक एलील्स का सेट जिनकी उत्पत्ति नॉर्मल जीन में म्यूटेशन के कारण होती है और इनके जीन होमोलोगस क्रोमोसोम में एक ही लोकस पर उपस्थित होते हैं, इनके सेट को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील्स। तो मल्टीपल एलील्स में एक ही लोकस पर दो एलील्स के बजाय 3 या 4 एलील्स होते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? मल्टीपल एलील्स जो होते हैं हमेशा क्रोमोसोम में एक ही लोकस पर उपस्थित होते हैं। क्योंकि ये एक ही लोकस पर उपस्थित होते हैं, इसीलिए इनमें कभी भी जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। हमेशा ये एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक समान होती है, एक ही जीन से होती है। जो वाइल्ड टाइप का एलील होगा वो हमेशा प्रभावी होगा, बाकी के जो भी एलील्स होंगे वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को प्रदर्शित करते हैं। जब दो प्राणियों के बीच में मेटिंग कराई जाती है तो फिनोटाइप जो होगा हमेशा म्यूटेंट कैरेक्टर वाला होगा, ना कि नॉर्मल कैरेक्टर्स वाला। हैप्लॉइड गैमीट्स में होमोलोगस क्रोमोसोम्स में से केवल एक ही क्रोमोसोम उपस्थित होता है और इस क्रोमोसोम में केवल एक ही एलील उपस्थित होगा, वो कोई भी हो सकता है। मल्टीपल एलील्स की पूरी श्रृंखला को हम एक ही मेन कैरेक्टर के द्वारा डिनोट करते हैं और विभिन्न मल्टीपल एलील्स को इसके सुपरस्क्रिप्ट के द्वारा दर्शाया जाता है। यदि किसी भी एलील में उपरोक्त में से कोई भी लक्षण उपस्थित नहीं हो तो इसे मल्टीपल एलील नहीं कहा जा करके स्यूडो एलील कहा जाता है। मल्टीपल एलील्स के कारण बनने वाले संभावित जीनोटाइप की संख्या हम निम्न फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। संभावित जीनोटाइप की संख्या = n+1/2। इस प्रकार 2 या 3, जैसे n की वैल्यू यदि हम 2 लेंगे तो आप इसको रख के देख लो, 2, फिर ब्रैकेट में 2 + 1 / 2, ऊपर हम 2 + 1 हो गया 3 को जब बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 2 यदि हम एलील्स होते हैं तो संभावित जीनोटाइप की संख्या 3 हो जाएगी। 3 लोगे तो अंदर ब्रैकेट में 4 हो जाएगा और बाहर 3, 4 × 12 / 2 6 हो जाएगा। 5 लेंगे तो 10 आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार मल्टीपल एलील्स के सभी जीनोटाइप में होमोजाइगस की संख्या जो है एलील्स की संख्या के बराबर होती है, जबकि विषम युग्मजों की संख्या निम्न सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। हेट्रोजाइगट्स की संख्या यदि हमें ज्ञात करनी है तो वो हो जाएगा n(n-1/2)। होमोजाइगस की संख्या हमें ज्ञात करनी है, टोटल जीनोटाइप्स हमें ज्ञात करना है तो n+1/2, और यदि हेट्रोजाइगोट्स की संख्या हमें ज्ञात करनी है तो n(n-1/2)। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं विंग लेंथ इन ड्रोसोफिला। ठीक है, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में पंखों की लंबाई के लिए उत्तरदायी मल्टीपल एलील की एक चेन को देखा था। पंखों की लंबाई जो है एक डोमिनेंट एलील L+L+ के द्वारा नियंत्रित होती है। इस एलील में म्यूटेशन के कारण दो अन्य प्रकार के पंख उत्पन्न हो गए, एक जिसमें कि वेस्टिजियल या रेड्यूस टाइप के पंख थे, उनका नियंत्रण LVG मतलब वेस्टिजियल के द्वारा था। ये दोनों और सेकेंड प्रकार के एंटलर विंग का नियंत्रण जो है वो LA के द्वारा था। दोनों ही म्यूटेंट एलील पंख की सामान्य लंबाई के एलील की तुलना में अप्रभावी होते हैं। नॉर्मल एलील हो गए L+L+, वेस्टिजियल LVG और एंटलर हो गए LA। इनमें से L+L+ जो होता है वो डोमिनेंट टाइप का होता है। जब हम सामान्य पंख वाली मक्खी का क्रॉस जो है वेस्टिजियल वाली मक्खी से कराते हैं तो F2PD में हमें 2 लक्षण प्राप्त होते हैं 3:1। इसी प्रकार यदि सामान्य पंख वाली का हम एंटलर विंग वाली से कराएंगे तो भी हमें 3:1 प्राप्त होगा। प्रभावी लक्षण जो होगा वो हमेशा वाइल्ड टाइप का होता है। क्लियर? देखो यहाँ पर L+L+, LVG के बीच में करा रहे हैं, 3:1 प्राप्त होता है। 3 जो होंगे लॉन्ग प्राप्त होंगे और 1 जो होगा वो वेस्टिजियल प्राप्त
होगा। इसी प्रकार से यदि हम L प्लस LA LA के बीच में कराते हैं तो 3:1, 3 जो होंगे लॉन्ग होंगे और 1 जो होगा वो एंटलर होगा। LVG और LA यदि है तो वो मीडियम पंख को डिनोट करता है। यदि हम LVG और LA LA के बीच में करवाते हैं तो हमारा रेशो आता है 1:2:1। नेक्स्ट है कोट कलर इन रैबिट। रैबिट में कोट का कलर जो है 4 प्रकार के एलील्स के द्वारा कंट्रोल होता है। ये 4 एलील्स हैं CC कंप्लीट कलर, ठीक है। CCH इसको हम बोलते हैं चिंचिला, CH इसको हम बोलते हैं हिमालयन एंड स्मॉल c इसको हम एल्बिनो या फिर कलरलेस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैपिटल C है वो बाकी के तीनों पर टोटली डोमिनेंट होता है। चिंचिला जो है वो हिमालयन और एल्बिनो पर डोमिनेंट है, हिमालयन जो है वो एल्बिनो पर डोमिनेंट होता है, ठीक है। और एल्बिनो जो है वो कम्प्लीटली रिसेसिव होता है। अब यदि हम क्रॉस करवाते हैं नॉर्मल और एल्बिनो के बीच में, ऑब्वियस है हमें 3:1 प्राप्त होगा, 3 नॉर्मल एंड 1 एल्बिनो। यदि हम नॉर्मल और चिंचिला के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो भी 3 नॉर्मल और 1 चिंचिला प्राप्त होता है। क्लियर? तो कैपिटल C जो है जो कलरफुल है वो हमेशा डोमिनेंट रहता है। अब है A, B एंड O ब्लड ग्रुप। ह्यूमंस के अंदर A, B, O लोकस पर 3 सामान्य एलील्स IA, IB और IO उपस्थित होते हैं। ABO लोकस पर उपस्थित एलील्स RBCs की डॉर्सल सरफेस पर उपस्थित ग्लाइकोलिपिड के प्रकार को नियंत्रित करते हैं। यह नियंत्रण RBC में सिंथेसाइज ग्लाइकोसाइड ट्रांसफरेज के द्वारा होता है। RBCs पर उपस्थित ग्लाइकोलिपिड एंटीजन डिटर्मिनेंट में सहायक होते हैं। ये एंटीजन ब्लड सीरम में उपस्थित विशिष्ट एंटीबॉडी के साथ क्रिया करते हैं। प्रत्येक एंटीजन और एंटीबॉडी में स्पेसिफिक अरेंजमेंट पाया जाता है। लैंडस्टीनर ने 1900 में पाया कि यदि एक मनुष्य के आरबीसी को दूसरे मनुष्य के ब्लड सीरम में रख दिया जाए तो इन कोशिकाओं में एग्लूटिनेशन हो जाता है। यदि ऐसे व्यक्तियों के बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। आरबीसीज की मेम्ब्रेन में 2 प्रकार की एंटीजन ए तथा एंटीजन बी उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार ब्लड सीरम में एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी उपस्थित होती है। आरबीसीज में उपस्थित एंटीजन के आधार पर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी एंड ओ। ब्लड ग्रुप ए जो है इस व्यक्तियों के आरबीसीज में एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा। क्लियर समझ लेना इसको। देखो, यदि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी। ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगी। ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर एंटीजन ए और बी दोनों होंगे, लेकिन एंटी सीरम में या ब्लड सीरम में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। और ब्लड ग्रुप ओ जो होता है उसमें कोई भी प्रकार की एंटीजन नहीं पाई जाती है, लेकिन एंटीबॉडी जो है वो दोनों प्रकार की पाई जाती है। ये एक चार्ट दे रखा है, जीनोटाइप क्या होंगे, एंटीजन कौन सी हैं, एंटीबॉडी कौन सी हैं, किससे रिसीव कर सकते हैं, किसको दे सकते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर जैसा आप सबको पता होगा ब्लड ग्रुप ओ है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है वो ब्लड ग्रुप ए बी है। RH ब्लड ग्रुप, देखो RH फैक्टर जो है लैंडस्टीनर और वीनर ने देखा था। रीसस मंकी के ब्लड को जब गिनी पिग में एंटर कराया गया तो इसमें एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है जो कि बंदर की आरबीसीज के साथ एग्लूटिनेशन कर लेती हैं। इससे ये क्लियर हुआ कि बंदर की आरबीसीज में एक विशिष्ट प्रकार का एंटीजन पाया जाता है जिसे RH पॉजिटिव या RH फैक्टर कहते हैं। जो हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन होता है वो किसका होता है, इस RH फैक्टर का ही होता है। जैसे कि हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, तो A पॉजिटिव का मतलब क्या है, ब्लड ग्रुप तो उसका A है और RH फैक्टर उसमें प्रेजेंट है, दैट्स वाई वो पॉजिटिव कहलाता है। यदि हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप A नेगेटिव, ब्लड ग्रुप वहाँ पर भी A ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव का मतलब होता है उसमें RH फैक्टर अनुपस्थित होता है। इस प्रकार कुछ मनुष्यों में रीसस मंकी के समान RH एंटीजन उपस्थित होता है। जिसमें ये उपस्थित होता है उन्हें RH पॉजिटिव और जिनमें अनुपस्थित होता है उन्हें RH नेगेटिव कहते हैं। RH पॉजिटिव डोमिनेंट कैरेक्टर है जबकि RH नेगेटिव जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। RH फैक्टर बच्चों के जन्म के समय इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, देखा गया है कि यदि RH नेगेटिव, क्लियर देखना, फीमेल यदि RH नेगेटिव है
उसका विवाह RH पॉजिटिव मेल के साथ हो जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि RH पॉजिटिव डोमिनेंट होता है, तो गर्भ में जो बच्चा है RH पॉजिटिव होगा, तो एम्ब्रियो से कुछ एक कोशिकाएं डेवलपमेंट के समय क्या हो जाती हैं, स्वयं की रक्तधारा के साथ मिक्स हो जाती हैं। इन पेरेंट्स के अंदर फर्स्ट बच्चा जो होता है नॉर्मल होता है, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में कुछ एक एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू एम्ब्रियो में चली जाती हैं। इस कारण एम्ब्रियो की आरबीसीज नष्ट हो जाती हैं और एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है। यही डिजीज़ जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहलाता है। फीटलिस का मतलब होता है एम्ब्रियो में जो गर्भ में जो एम्ब्रियो है वो फीटल है, और एरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब उसकी आरबीसीज जो होती हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं, उसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। इस कारण एम्ब्रियो में एनीमिया और जॉइंटिस रोग हो जाता है। लिवर की ब्लड वेसल्स अवरुद्ध हो जाती हैं, जिससे कि एम्ब्रियो की जन्म से पूर्व या जन्म के कुछ समय पश्चात डेथ हो जाती है। यूरोपियन कंट्रीज़ में 85% मनुष्य RH पॉजिटिव जबकि 15% RH नेगेटिव होते हैं, जबकि इंडिया में 93% RH पॉजिटिव और 7% RH नेगेटिव होते हैं। मेडिको लीगल एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी? सोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूटेड पेरेंटेज। कई बार हॉस्पिटल में बच्चों की अदला बदली हो जाती है, तो उनका पता हम क्या कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप के द्वारा लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई एक परिवार है, उसमें पति और पत्नी का ब्लड ग्रुप यदि A और AB है और दूसरे परिवार में पति पत्नी का ब्लड ग्रुप O और O है, तो ये डेफिनेट है कि फर्स्ट परिवार में बच्चा O ब्लड ग्रुप का नहीं होगा और सेकंड फैमिली में A, B या AB ब्लड ग्रुप वाला नहीं होगा। यदि फर्स्ट फैमिली में जो बच्चा औषधालय से लाया है तथा इसका ब्लड ग्रुप यदि O है, तो निश्चित रूप से यह बच्चा जो है वो दूसरे परिवार का होता है। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। इसमें फर्स्ट थ्योरी दी गई है पॉइंट म्यूटेशन। इसके अनुसार मल्टीपल एलील्स की उत्पत्ति क्रोमोसोम के लोकस पर उपस्थित जीन में म्यूटेशन के कारण होती है। सेकंड है थ्योरी ऑफ स्यूडो एलिलिज्म। इसके अनुसार मल्टीपल एलील्स एक ही लोकस पर जीन म्यूटेशन को निरूपित नहीं करते हैं, बल्कि ये एलील्स अलग अलग लोकस पर उपस्थित होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम में निकट संबंधता के कारण उपस्थित होते हैं। थ्योरी ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन मल्टीपल एलील्स के लिए उत्तरदायी है, ये जीन्स के साथ जुड़े होते हैं। सामान्य जीन मल्टीपल एलील्स के कैरेक्टर को प्रदर्शित करते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है? इनके द्वारा जेनेटिक्स के बारे में जानकारी मिलती है, जीन की नेचर के बारे में, जीन की विभिन्न दशाओं में म्यूटेशन का और हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में पता लग पाया है। थैंक यू सो मच। जो भी आपको क्लियर नहीं है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।